क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में। और यह टॉपिक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस वीडियो में के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने वाले हैं। तो आइए आप लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग वह वीडियो देख लें। उसके बाद अगर इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो मान लिया जाए कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह समांतर रेखाएं हम यहाँ खींच रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र E की यह दिशा है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। या मान लिया जाए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और यह क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यह वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? तो वह निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस पर समान प्रकार के आवेश होंगे, विपरीत प्रकार के आवेश परंतु बराबर होंगे। मान लिया जाए कि इस पर -q कूलम का आवेश और इस सिरे पर है +q कूलम का आवेश। ये दोनों आवेश बराबर है परंतु विपरीत प्रकार के हैं। मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, मतलब एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है। तो यह वैद्युत क्षेत्र E जो है इस पर एक बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर को है तो आप जानते हैं कि इधर धन आवेशित प्लेट हो गए और इधर है ऋण आवेशित प्लेट और यह है धन आवेशित प्लेट। तो इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है, आप देख रहे हैं चित्र में। तो इसका मतलब है इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो इधर ऋण आवेश है, मतलब कि इधर की जो प्लेट होगी ऋण आवेशित प्लेट या ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगी और इधर की जो धन आवेशित प्लेट है या ऋण आवेशित प्लेट को खींचेंगे और धन आवेशित प्लेट को इधर करेंगे। मतलब कि यह वैद्युत द्विध्रुव जो है घूम करके इधर को हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये प्लस और इसका सिरा इधर माइनस। सीधा होने का मतलब कि इधर को हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। मतलब यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब घूमेगा तो ऐसे होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत द्विध्रुव भी हो जाएगा।
तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। माना यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये थीटा कोण बनाते हुए इस वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो इस ऋण आवेश पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यह बल F कार्य करेगा और धन आवेश पर जो बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, मतलब E की दिशा में इस पर भी F बल लगेगा। ये दोनों बल बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए दोनों बल एक युग्म का निर्माण करते हैं और यही बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेंगे। तो आइए देखा जाए कि इस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण होता है, इसको मालूम करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेशों पर जो बल लगेगा वो F बराबर, आप लोगों को पता होगा, F बराबर QE, F बराबर QE। अब देखा जाए कि इस बल की क्रिया रेखा, इस F बल की क्रिया रेखा यह है, यह क्रिया रेखा, इस बल की यह क्रिया रेखा है और इस बल की क्रिया रेखा पर हम लोग यहाँ से लंब डालते हैं, ये लंब। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि यह कोण का है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव ऋण आवेश प्लस Q आवेश और यह कोण कितना है, थीटा है और इस पर ये लंब डाला जाएगा तो इसका मान कितना आएगा। तो इसको मान लीजिए त्रिभुज ABC है, AC कौन चीज है तो लंब है और AB कौन चीज है यहाँ पे तो कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है और लंब का मान यहाँ पे देखिए, लंब का नाम क्या रखा गया है AC और कर्ण का नाम है AB। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L माना जाता है, 2L है। तो इसको हम लोग 2L लिखेंगे, तो यहाँ पे कर्ण के जगह पर 2L लिखेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका मान यहाँ पे रखा जाए। ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो गई 2L साइन थीटा। तो आघूर्ण टाउ बराबर होता है, आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बराबर होता है बल गुणे, टाउ बराबर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी बल कितना है तो F है और ये लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी का मतलब आपको ये समझना है कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो F का मान यहाँ से रखिए, टाउ बराबर F का मान रखेंगे तो QE और लंबवत दूरी का मतलब 2L साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा 2QLE साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, P बराबर क्या होता है तो 2QL। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होती है,
इसकी दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होते हैं। इस आघूर्ण की दिशा इधर को हो गया, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब आ जाए यहाँ पे 2QL की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो P लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। अब देखिए ये बल युग्म का आघूर्ण टाउ का जो सूत्र है ये निकल करके आ गया है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। हम इसे याद कैसे करेंगे, तो एक हम माध्यम आप लोगों को बता रहे हैं, इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं। टाउ, टाउ को आप टाउ बोले, टाउ, और PE का मतलब PE, और साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, ज्या। मतलब हम ये लिख सकते हैं ताऊ पी ज्या, ताऊ पी ज्या। पिज्जा आप लोग जानते होंगे, पिज्जा खाने के लिए होता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि पी ज्या, माने ताऊ पिज्जा। ताऊ किसको कहते हैं, तो ताऊ पिता के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। तो ताऊ पी ज्या, यहां से आप याद रख सकते हैं कि ताऊ पी ज्या, ताऊ बराबर PE साइन थीटा। अब इसके कुछ विशेष स्थितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और उस विशेष स्थिति टाउ बराबर PE साइन थीटा के द्वारा ही हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए टाउ बराबर PE साइन थीटा है, यहाँ पे ये सूत्र निकल करके आ गया है। और ऐसे विशेष स्थिति के बारे में बात करते हैं हम लोग। विशेष में पहला नंबर, यदि थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है और वैद्युत द्विध्रुव आपका इस तरह से हो जाए, मतलब ऋण आवेश यहाँ पे और धन आवेश यहाँ पे रहे, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो इस P की दिशा, P की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा का है समान है, और दोनों की दिशा समान है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 0 होगा। थीटा बराबर 0, तो टाउ बराबर यहाँ पे थीटा का मान 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0, मतलब यह पूरा भाग का हो जाएगा 0, तो टाउ बराबर 0। अब यहाँ से निष्कर्ष निकल करके आया कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है, तो उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, तो टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर PE। आप यहाँ समझे, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन का अधिकतम मान 1, और कितने अंश के लिए साइन का मान 1 होता है, तो साइन 90 अंश के लिए साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो थीटा बराबर 90 अंश, तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो PE हो जाएगा। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 180 अंश, तीसरा स्थिति थीटा बराबर 180 अंश, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने का मतलब आप यहाँ समझे कि यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए, मतलब इसको ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसा,
तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, और इस आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी। तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है और द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा यह है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव ये दोनों विपरीत दिशा में हो गए। और विपरीत दिशा में होने का मतलब कि इस रेखा यह किरण और ये किरण दोनों ये विपरीत दिशा में है, तो कितना कोण बनेगा, 180 अंश। तो थीटा बराबर 180 अंश कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत स्थित हो, तो थीटा बराबर 180 अंश। तो टाउ बराबर कितना होगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 अंश का मान होता है 0। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो 0। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो 0। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो टाउ बराबर पी, मतलब मैक्सिमम होता है। अब इसके विशेष सदिश निरूपण की हम लोग बात करते हैं कि जो टाउ है यह सदिश राशि है और इसका टाउ मतलब कि लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सदिश निरूपण, तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई, इस पर भी वेक्टर इस पर भी वेक्टर, टाउ वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई। यह टाउ जो है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है, और जो यह पी है यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और ई जो है वैद्युत क्षेत्र है। तो ये तीनों राशियां कहाँ हैं, तो सदिश राशियां हैं। और आप लोग ये जानते होंगे कि दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है। दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अगर सदिश है तो उसे कहा जाता है वेक्टर गुणन, और वेक्टर गुणन को किससे दर्शाते हैं, तो क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये दो सदिश राशि हैं पी और ई, और इनके गुणा से प्राप्त राशि ये सदिश है, इसलिए इसको क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये सदिश निरूपण हो गया। दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अगर अदिश है तो उसे कहा जाता है स्केलर। स्केलर गुणन को डॉट से दर्शाया जाता है, जैसे डब्ल्यू बराबर एफ डॉट टी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यह कार्य जो है अदिश राशि है, इसके ऊपर हम लोग तीर नहीं लिख सकते। सदिश राशियों को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको वेक्टर कहा जाता है। ये पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये डॉट है, मतलब डॉट का मतलब कि यह स्केलर है, और यह है वेक्टर गुणन। इसको वेक्टर गुणन बोलते हैं और इसको स्केलर गुणन बोलते हैं। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।